नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फतेहगढ़ में। मैं एनवी सर, आपका मैथ्स मेंटर। चूंकि क्लास 10th और 12th के बच्चे जो है वो एचआरडी की गाइडलाइन के हिसाब से प्रमोट किए जा रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि क्लास 10th के बच्चे क्लास 11th में प्रमोट होंगे। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर सेट्स। क्योंकि सेट थ्योरी आपका बेसिक थोड़ा सा हो सकता है 10th के हिसाब से भी रिलेट हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से और ब्रॉड लेवल पे और जितना भी उसकी इंक्वायरी है, जितना भी सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सब 11th के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग आज अपना पहला टॉपिक सेट के टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ सेट्स, ये सब जितना भी टॉपिक, जितना भी मटेरियल है सेट्स के अंदर, वो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट और टाइप्स ऑफ सेट, सेट की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहली बात यह है कि सेट है क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेट के बारे में कि सेट है क्या। सेट की बेसिक डेफिनेशन, सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम लोग सेट बोलते किसको हैं। तो अब समझिएगा कि मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बहुत आराम से कि एक्चुअल में सेट है क्या, सेट किसे कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा केवल और केवल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हैं या जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, बुक्स का कलेक्शन हो सकता है, कॉपीज का कलेक्शन हो सकता है ना, क्रिकेट बॉल्स का कलेक्शन हो सकता है, मार्कर्स का कलेक्शन हो सकता है, पेन्स का कलेक्शन हो सकता है, पेंसिल्स का कलेक्शन हो सकता है, XYZ बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। तो क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कहना सही है? और देखते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहना कितना सही है कि नहीं सही है, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो और ऐड किए जाएंगे तब प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे कि हाँ इस चीज को अपन लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या सब बच्चों को देखने का नज़रिया मेरे हिसाब से सेम होगा? नहीं होगा ना भाई। मैं कहूँगा कि अच्छा ये बच्चा ज़्यादा होशियार है और ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा उससे कम होशियार है। तो इस तरीके से मेरी जो मेंटालिटी है ना, वो सब बच्चों के लिए अलग अलग होगी। कैसी होगी? सब बच्चों के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि अच्छा ये लड़का जो है वो मेरे से रोज नमस्ते करता है, तो ये ज़्यादा बढ़िया लड़का है, तो मैंने उसका नेचर बता दिया कि बहुत अच्छा लड़का है। वही लड़का किसी स्कूल के अदर टीचर से नमस्ते नहीं करता है, ठीक है, तो वो टीचर कहेगा अच्छा ये लड़का नमस्ते नहीं करता है, ये लड़का बहुत नालायक लड़का है। तो उस बच्चे के लिए मेरा और जो अनदर टीचर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा बहुत अच्छा है बिकॉज कि ये मेरे से डेली नमस्ते करता है। वो टीचर कह रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बहुत बेकार बच्चा है, मैनर्स नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि ये नमस्ते नहीं करता है। तो एक बच्चे के लिए दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। और जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन या XYZ कोई भी चीज ले लेंगे, उसके लिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में तो चीजें आ सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन सेट की बनाएंगी, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है, अब लेकिन वो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन बनाएगी, ये आप कहें कि नहीं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही प्रॉपर डेफिनेशन है सेट की, तो दिस इज रॉन्ग। बिकॉज जैसे मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं और आपसे मैंने कह दिया कि
collection of the best players of Indian cricket team. The collection of best players of Indian cricket team. अच्छा, तो अब आप ये बताइएगा कि बेस्ट इंडियन प्लेयर्स का जो कलेक्शन है वो मेरे हिसाब से, किसी दूसरे के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, या आपके हिसाब से, एक्स वाई जेड किसी के हिसाब से सेम होगा क्या? ऐसा होगा क्या कि द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का जो कलेक्शन है वो सभी के साथ एक जैसा होगा? नेवर। मैं कहूंगा कि ठीक है, अच्छा आपकी जो MS धोनी है ना, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, मैं उसको रेटिंग 1 पे रखूंगा, ठीक है, मैंने उसको 1 रेटिंग दी। कोई आता है वो कहता है अरे नहीं सर, विराट कोहली जो है वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, विराट कोहली जो है बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हम दो लोगों की जो है पॉइंट ऑफ व्यू, दो लोगों का वो कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो गया। मेरे हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन पे महेंद्र सिंह धोनी आना चाहिए था, किसी दूसरे के हिसाब से पहली पोजीशन पे विराट कोहली आना चाहिए था। कोई तीसरा आया और वो कह देगा नहीं सर, अच्छा सचिन तेंदुलकर, उन्होंने नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर को रख दिया। अब तीसरे व्यक्ति के हिसाब से फिर समझते आगे कि तीसरा व्यक्ति चाहता है कि सचिन तेंदुलकर को पहली रैंक मिले। तो बेस्ट प्लेयर्स का जो इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, तो जितने भी उसमें प्लेयर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो हर प्लेयर के लिए सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग अलग है। मेरे हिसाब से कोई होना चाहिए नंबर 1 पे, किसी के हिसाब से नहीं, वो उसकी रैंकिंग डाउन होनी चाहिए, उसकी रैंकिंग अप होनी चाहिए, इसकी डाउन होनी चाहिए, एक्स वाई जेड किसी की अप होनी चाहिए। तो समस्या ये है कि फिर कलेक्शन तो है, लेकिन एक ऐसा कलेक्शन नहीं है जिसपे सब लोगों की एक यूनिक राय बन जाए, है ना? सभी लोग सोचे कि हाँ भाई मैंने सोचा कि ऐसा, तो फिर उसने भी सोचा ऐसा और उसने भी सोचा ऐसा, तो ऐसा कैसे होगा? उसके लिए तो ये चीजें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आएंगी। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कोई अपनी लिस्ट बनाएगा तो उसके हिसाब से अलग होगा, मैं बनाऊंगा मेरे हिसाब से अलग होगा, और कोई तीसरा बनाएगा उसके हिसाब से अलग होगा, सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन क्या ये सब सेट बनाएंगे? तो फिर मैं कहूँगा अगेन कि नहीं, ये सब सेट नहीं बनाएंगे। तो फिर सेट कब बनेगा? सेट कब बनेगा? तो फिर उसको मैं देख लेता हूँ कि सेट बनेगा कब। सेट कब बनेगा? अब मैं यहाँ पे वर्ड एक जोड़ता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिखूं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब पहले मैंने केवल लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अंतर क्या आया? कलेक्शन तो ले रहा हूं मैं, लेकिन ये क्या आ गया? ये नई मुसीबत क्या है? वेल डिफाइंड क्या है? मैं वेल डिफाइंड को जो है, वेल डिफाइंड को एक्चुअली डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। वेल डिफाइंड को ही हम लोगों को डिफाइन करना है। वेल डिफाइंड क्या है? अब मैं बताता हूँ कि वेल डिफाइंड है क्या एक्चुअल में। वेल डिफाइंड क्या है इसको समझिएगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं और आप समझिएगा कि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया कि द गुड कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एक मैंने ये ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गेटिंग 80% प्लस मार्क्स। ठीक है, अब मेरे पास 2 सेंटेंस हैं, दोनों का हिसाब समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्या ये सेट है? अभी मैं बता चुका हूं कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मेरे हिसाब से कोई बच्चा अच्छा है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी अन्य टीचर के हिसाब से वो बच्चा अच्छा हो, है ना? मैंने कहा कि ठीक है, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, अनदर टीचर कैम एंड
ही सेड रोहन इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, देन दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रोहन के लिए एक जैसा नहीं है। अच्छा ठीक, अब आप आइएगा इस सेंटेंस पे, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गेटिंग 80% प्लस मार्क्स। किसी क्लास के ऐसे बच्चों का कलेक्शन जो 80% से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। अच्छा, तो 80% से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि जैसे मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चा है, ठीक है, और 80% प्लस डाला, मान लो मेरे पास 30 बच्चा है और मुझे नाम पता है कि भाई ये XYZ ये सब 80% प्लस मार्क्स वाला बच्चा है, तो हमारे स्कूल का कोई दूसरा टीचर आया तो अब वो 60% वाले को तो 80% बता नहीं देगा। बिहेवियर के तौर पे तो वो कह सकता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बच्चा खराब है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो अपन लोग जो है डिफाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से वो भी वही बताएगा जो मैंने बताया है। अगर 30 बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो उन्हीं 30 बच्चों को वो भी बताएगा कलेक्शन में जिनके जो मैंने बताए हैं। जो मैंने बच्चे 80% प्लस वाले बताए हैं 30, वो भी वही बताएगा। आप किसी दूसरे स्कूल से भी कोई टीचर पकड़ लाइए तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा जो मेरा था, जो मेरे स्कूल के अंदर टीचर का था। आप किसी दूसरे टीचर और किसी स्कूल से पकड़ लाइएगा तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा? एक जैसा। तो जब किसी कलेक्शन के लिए या किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सभी लोगों की राय या सभी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, ठीक है, देन वी सेट द कलेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। इसीलिए मैंने वेल डिफाइंड लिखा। वेल डिफाइंड का मतलब ही यही है जो मैं समझा रहा था कि जो भी कलेक्शन अपन लोग उठा रहे हैं उसके लिए सभी की जो पॉइंट ऑफ व्यू या सभी की राय जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्म। तो तब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तब ये सेट की डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लेकिन उसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि अगर मैं अपनी क्लास के 30 बच्चों का ले रहा हूँ कलेक्शन इस हिसाब से 80% प्लस वाले थे, तो उसमें मैं अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ रोहन है तो रोहन को मैं 2 बार नहीं इंक्लूड करूंगा, मैं रोहन को सिंगल बार ही इंक्लूड करूंगा। तो दिस इंप्लाइज डिस्टिंक्ट। इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट बस एक एलिमेंट को एक ही बार कैरी करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देन सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपको पता हो गया। सभी लोगों की राय जब किसी कलेक्शन पे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा हो जाएगा, देन वी से इट इज अ सेट। और अगर ऐसा नहीं है तो क्लियरली इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन सेट जो है, आप कुछ भी कलेक्शन ले लेंगे और इंग्लिश या जो भी आप लेना चाहें, इंग्लिश के 26 लेटर्स जो है ना, ABCDEFGH सब A to Z, किसी भी कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस जो है कर्ली ब्रैकेट में आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन सबको पता है, बच्चे को पता है ना। केजी के बच्चा जो इंग्लिश अल्फाबेट जानता हो उसको भी पता है वॉवेल्स भी हैं, और जो 10th में पढ़ रहा है उसको भी वॉवेल्स पता ही है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी वॉवेल्स पता ही है, और आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता है वॉवेल्स ही है। तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सबके लिए सेम है, देन इट इज सेट। इट इज सेट, ये आपका सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। कैसा है? वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। और सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं इसमें? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो वेल डिफाइंड है और अलग अलग है, तो इट मींस मैं समझ में आ गया कि ये कलेक्शन जो मैंने वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन लिया है, ये आपका क्या है? सेट है, ठीक। अनदर एग्जांपल अपन लोग कंसीडर करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आजादी के बाद से अब तक जितने भी भारत के प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनका कलेक्शन क्या सेट है? तो बेसिक सी बात है भाई,
अगर मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वही प्रधानमंत्री है ना, किसी की राय, मेरे पिताजी भी वही कहेंगे और उनके पिताजी भी वही कहेंगे, आप भी वही कहेंगे, आपके पिताजी भी वही कहेंगे, आपके अध्यापक भी वही कहेंगे, आपके टीचर वही कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ पीएम्स ऑफ इंडिया जो अभी तक पीएम हुए हैं भारत के आज़ादी के बाद से, तो वो किसी के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं सर जो है जवाहरलाल नेहरू अच्छे नहीं लगते हमको तो उनको प्रधानमंत्री की लिस्ट से हटा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको वो तो रखना ही पड़ेगा, आपको अच्छे लगे और अन्यथा ना अच्छे लगे। तो फिर सभी का पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शन ऑफ पीएम्स ऑफ इंडिया के लिए एक जैसा है, देन वी से इट इज आल्सो अ सेट, वेल डिफाइंड है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ठीक, अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कलेक्शन ऑफ टफ सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11। अच्छा, कलेक्शन ऑफ टफ सब्जेक्ट ऑफ, उन्होंने कहा अच्छा फिजिक्स बहुत टफ लगता है मेरे को, ठीक है ना। कोई दूसरा बच्चा है कहता अरे बहुत सिंपल है ना फिजिक्स, उन्होंने कहा मैथ बहुत कठिन है। अब मैथ बहुत कठिन है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ मैथ तो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है ना। तीसरा है, उन्होंने कहा अरे नहीं सर केमिस्ट्री बहुत कठिन है। अच्छा, उनके हिसाब से केमिस्ट्री कठिन है। तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू इस सेंटेंस, इस कलेक्शन के लिए, कलेक्शन ऑफ टफ सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11 एक जैसा नहीं है। सभी कह रहे हैं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत सिंपल और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ है। कोई आया उन्होंने कहा नहीं सर फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट। तीसरे कोई व्यक्ति आ गए महानुभाव, वो कहते हैं अरे नहीं सर केमिस्ट्री इज द वेरी टफ सब्जेक्ट, है ना। तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए अलग अलग है, देन वी से इट इज नॉट अ सेट। तो जब किसी भी, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी कलेक्शन के लिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा, और जब सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा होगा देन इट इज सेट, देन इट इज सेट कि वो सेट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। एक तो मैंने अभी बताया ना कि ऐसे किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिस्टेड कर देंगे, तो दिस इज वन, दिस इज अ वे। एक तरीका तो वो हो गया, और भी तरीके हो सकते हैं क्या। देन तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। क्या है, दो तरीके हैं। एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, और एक टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक टेबलर और रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है ये चीज देखें ना। सेट बिल्डर, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। बिल्ड का मतलब क्या होता है, मान देना या बनाना, जो भी आप लेते हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी चीज से मतलब है जो भी हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को किसी ऐसे रूल के थ्रू हम लगा दें कि उस रूल के हिसाब से, उस रूल के रेफरेंस में वो सब ऑब्जेक्ट वेरीफाई हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि अच्छा इस रूल में ये भी रखेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, ये रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है कि वो रूल सभी एलिमेंट्स के लिए फॉलो कर रहा है, देन इट इज सेट बिल्डर फॉर्म। और जब एलिमेंट्स को हम ओनली लिस्टेड करके लिख देते हैं, देन इट इज रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, ठीक है। देखते हैं कि क्या इसमें क्या आएगा, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं एक साथ दोनों एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक मतलब दोनों का डिस्क्रिप्शन एक साथ, एक एग्जांपल पे टेबलर भी बताऊंगा और टेबलर भी बताऊंगा, सेट बिल्डर बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप देखिएगा इसको। जैसे मैंने एक सेट लिया, ठीक है, एलिमेंट को लिस्टेड किया मैंने। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2। अच्छा, सेट के अंदर जितने भी जो भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। तो इसके कंपोनेंट हैं ये,
-2 -3 सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। इट मींस इसको रीड कैसे किया जाएगा? -2 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे तुमसे कह दिया जाए कि -4 क्या बिलोंग कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है ना। -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए के अंदर आई नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो मैं फिर एक सेट लिया मैंने, उसमें 2 एलिमेंट है, -2 एंड -3, 2 एलिमेंट हो गए -2 -3। ये तो आपका रोस्टर फॉर्म है। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। इसी चीज को अगर मैं एक बिल्डअप कर दूं किसी भी तरीके से, किसी भी रूल के थ्रू बिल्डअप कर दूं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी, ठीक। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अब देखिएगा, मैंने सेट ए लिया, ये भी लिया, तो ए लूंगा मैं, बेसिक सी बात है। एक्स सच दैट मैं कह रहा हूं कि ए में एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहा है, और एक्स है कैसा? एक्स वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। एक्स वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन x² + 5x + 6 = 0 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, देन वी से कि x² + 3x + 2x + 6 = 0, दिस बिकम्स x + 3 और x + 2 = 0, दिस इंप्लाइज x = -2 -3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वो कौन सी वैल्यू होगी? -2 -3, तो -2 -3 यहाँ रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी फिर वापस यही आ जाएगी। देन इट इज रोस्टर फॉर्म, इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा होगा? और एग्जांपल कराएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। ठीक है, एक सेट लेते हैं 1 2 3 10। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सेट लिया ए, और ए में 1 2 3 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। चूंकि नेचुरल नंबर्स हैं ये सब कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। कैसे हैं? ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस चीज को देखना है। देखिएगा, x सच दैट, मान लो कि सेट ए में x टाइप के एलिमेंट आ रहा है, और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से बड़े हैं, 10 पे क्या हो गया जाके? 10 पे 10 बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब है 10 पे जाके रुक गया। तो फिर x जो है, x a में x टाइप के एलिमेंट आ रहा है, x सच दैट कट, ठीक है। तो a में x टाइप के एलिमेंट आ रहा है, और x कैसा है? या तो 1 है, इक्वल लगा हुआ है, और या 1 से बड़ा है, तो 1 है या 1 से बड़ा। 1 से बड़े 1 2 3 4 कह रहे हैं, और लास्ट कहाँ है? या तो 10 है, या तो 10 है, या 10 से छोटा है। तो या तो 10 है या 10 से छोटा है, दोनों तरफ से कंडीशन फॉलो कर रहा है, और x नेचुरल नंबर है। x कहता है, इस चीज को इसलिए लिखना जरूरी है, x नेचुरल नंबर है कि जैसे आपने कहा कि x जो है वो 1 से बड़ा है, तो फिर हम x बराबर 1.5 भी ले सकते हैं, देन वो रियल नंबर में आ जाएगा, है ना, वो रियल नंबर में आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये चीज लिखी कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो फिर सीधा सीधा यहाँ पे डिफाइन हो गया, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और ये आपका क्या हो गया? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। समझो, एक सेट मैंने ए लिया, और इसमें एलिमेंट्स को मैंने लिस्टेड किया 1 4 9 16 25 36, ठीक है। एलिमेंट्स क्या लिखे? 1 4 9 16 25 और 36, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो
आपको बेसिक सी बात है कि ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इट इज वन स्क्वायर, इट इज अ टू स्क्वायर, इट इज ऑफ थ्री स्क्वायर, इट इज ऑफ फोर स्क्वायर, इट इज ऑफ फाइव स्क्वायर एंड इट इज ऑफ सिक्स स्क्वायर। तो ये सब जो है वो स्क्वायर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? स्क्वायर रखे हुए हैं। किसके? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रखे हुए हैं। ये क्या है ना, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स ये रखे हुए हैं। जब ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर रखे हो तो मैंने इनको लिस्टेड कर दिया था। कोई भी कर देगा, आप भी कर लेंगे, आपको इतना समझ में आ गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसको सेट बिल्डर में लेके आना है, देन व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं करता हूं, आप देखिएगा, समझिएगा। एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं सर। कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? एक्स टाइप के आ रहे हैं। वो सब आप ले सकते हैं, एक्स टाइप ले सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक्स है, एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी, यहाँ पे अलग अलग एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। एक्स टाइप के आ रहे हैं तो एक्स क्या होगा? अब चूंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं तो x की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर होगी, और ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है। जब आप x बराबर, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। जब आप, अब चूंकि n एक या एक से बड़ा है, जिस तरीके से मैंने ये बताया था, इसको देखिएगा तो x n के बराबर है, वो सॉरी n जो है वो एक से बराबर है एक के, या एक से बड़ा है तो एक के बराबर है, तो n बराबर 1 रखिए तो x बराबर 1 आ गया। एक से बड़ा है और नेचुरल नंबर है तो फिर, या फिर आप यहाँ पे इंडिकेट भी कर दीजिए ना इस तरीके से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक के बाद तो नेचुरल नंबर 2 ही आएगा ना, तो 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर 4, x बराबर 4 p आ रहा है। फिर आप 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9 आ रहा, 4 रखेंगे 16 आ रहा, 5 रखेंगे 25 आ रहा, और लास्ट में 6 रखेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 से ज्यादा जाएगा नहीं, 6 से लेस ही है, ये इक्वल है या तो लेस है, देन इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज अ रोस्टर फॉर्म। ठीक, क्लियर हो रहा होगा, इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। सेट के तरीके कितने हैं? ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक, सेट पढ़ लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ टाइप ऑफ सेट्स की बात करेंगे, और टाइप ऑफ सेट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नल सेट या वॉइड सेट। नल सेट या वॉइड सेट। नल का मतलब होता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स के रेफरेंस में नल या वॉइड को यूज करते हैं, उसका मतलब होता है बिल्कुल खाली, कुछ भी ना हो उसमें। ठीक है ना, नल का मतलब होता है कुछ भी ना हो, है ना। तो अब एक बात बताइएगा कि अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड नल या वॉइड सेट। जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस सेट को हम लोग नल या वॉइड सेट कहेंगे। ठीक है, सेट which consist no elements is called null और void set। जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, खाली, देन इट इज कॉल्ड नल सेट, देन इट इज कॉल्ड नल सेट। एग्जांपल ले लेते हैं। x such that x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू z। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, समझिएगा, एक मैंने एग्जांपल ले लिया है सेट A, और सेट A में x एलिमेंट्स हैं, और कैसे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू यहाँ पे वो रखेंगे जो 2 को x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 कर दें, और x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर पता है आपको, z है ना, z क्या है, सेट ऑफ
इंटीजर्स। अब आप एक बात बताइएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है, पहली बात तो आपको इंटीजर देखो, इस क्वेश्चन को करने में दो तर्क मैं देता हूं आपको। कभी भी किसी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलके एक अनदर नंबर क्रिएट करेंगे, ना कि जीरो क्रिएट करेंगे, पहली बात, ठीक है। एक अनदर नंबर क्रिएट करेंगे, ना कि जीरो करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है, x बिलोंग्स टू z का मतलब है कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर और प्लस 2 जीरो कर दे। आप कोई सा भी उठा लीजिए, आप 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 0, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2i। अच्छा, अभी आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है, चलिए इसको हटा दीजिए। अभी आप ऐसे समझिएगा, नेगेटिव आ गया तो इसके रियल रूट नहीं होंगे ना, आप डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही लेते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ जाएगा 0 है ना, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 8 लेस देन 0। डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ रही है, तो कोई रियल रूट नहीं होगा। जब कोई रियल रूट नहीं होगा तो x z में बिलोंग ही नहीं करेगा, और जब x z में बिलोंग नहीं करेगा तो a इक्वल्स टू 5। और जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है नल सेट का वो इस तरीके से 5, इट इज कॉल्ड ग्रीक सिंबल 5। जब भी कोई सेट नल सेट है देन इट इज रिटन एज 5, ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यू है नहीं इंटीजर में जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जब ऐसी कोई वैल्यू है नहीं तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी। देन इट इज सेड कि दिस सेट इज एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। तो ये कहा जाएगा कि फिर ये एम्प्टी है, नल है और वॉइड सेट है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन लोग स्टार्ट। जैसे एक मैंने कोई ले लिया, ठीक है। अब आप देखिएगा x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। एक सेट लिया मैंने, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि x ए में कैसे, ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और मैं एक कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आप जरा क्वेश्चन को करिएगा, चूंकि अब आप समझिएगा ना इस चीज को, इस फंडे को समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के फंडे को समझिएगा। मैंने जब इसके रूट किए थे, रूट इसके फाइंड किए तो -2 -3 आ रहा था नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब तो इस सेट में -2 -3 आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि जो नंबर आ रहा है वो नेचुरल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नेचुरल। तो नेचुरल नंबर तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब कोई भी पॉजिटिव नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और इसका सेटिस्फेक्शन केवल -2 -3 से ही हो पा रहा है, बट -2 -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो इट मींस कि दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फिर ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जब x कह रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू -2 -3 आ रही है, तो -2 -3 तो नेचुरल है नहीं, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब a = 5 या वॉइड सेट, नल सेट। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? इस टर्म से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिंगल मतलब एक, कोई व्यक्ति सिंगल है मतलब अकेला है। तो किसी भी सेट में अगर केवल और केवल एक एलिमेंट है, द सेट which contains exactly one element is called singleton set. The set which contains exactly one element is called singleton set. अगर किसी सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है तो मैं कह सकता हूं कि वो सिंगलटन सेट है।
ठीक है, तो फिर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैंने एक सेट लिया है x सच दैट 2x माइनस 6 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सेट मैंने ले लिया ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं सब सेट बिल्डर पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या 2x माइनस 6 जीरो को 2x माइनस 6 बराबर 0 जो भी इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो उसको सेटिस्फाई करें और नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। तो जरा 2x माइनस 6 बराबर को सॉल्व करेंगे आप, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा ना। तो जब x बराबर 3 आएगा और 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो केवल एक और एक ही वैल्यू तो आ रही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। केवल और केवल अगर मैं इसको सेट बिल्डर ना लेके रोस्टर में लिख दूं तो इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया, ये तो सेट बिल्डर था, अब ये हो गया। जब ये हो गया तो इट इज सेट, इट कंटेन्स ओनली वन, एक केवल और केवल एक ऐसा, एक ही ऐसा एलिमेंट है 3 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन इसीलिए लगा के चल रहे हैं, नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप। तो 3 नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो केवल और केवल नेचुरल नंबर में 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, केवल एक आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा होगा? ओके, नेक्स्ट चाहे तो मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं। x such that x such that x स्क्वायर प्लस 2, ना वो ये एग्जांपल ले चुका हूं मैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं। x such that x is least even prime number। अब मैंने एक सेट ले लिया और उस सेट की कंडीशन क्या है, क्या फॉलो कराना है कि x इज लीस्ट इवन प्राइम नंबर है, x सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए। और सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर क्या है, सबको पता होगा, 2 है ना। इवन भी है, प्राइम भी है। This is even and this is prime, that means it is even as well as prime। ये इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, और केवल 2 ही ऐसा है जो इवन भी है, सबसे लीस्ट इवन है और प्राइम है, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनाइट सेट। इसको भी आप नाम से ही देख सकते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? फाइनाइट मतलब आपको पता है ना, फाइनाइट निश्चित, या एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को, जो लिस्टेड एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सके, उनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल हो, जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिनकी काउंटेबिलिटी पता हो कि हाँ भाई इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। द सेट whose elements are countable, काउंट किए जा सके जिस सेट के एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, a इक्वल्स टू, अभी मैंने लिया था, अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। जब इस सेट को अपन लोग ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये क्या रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, x बराबर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आएंगे। बट मैंने ये भी बताया था कि सेट के अंदर एक एलिमेंट को रिपीटेड नहीं किया जाएगा, एक अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार किया जाएगा, तो इसलिए इसके एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स सेट में कितने आ रहे हैं, 1। तो ये सेट काउंटेबल है, काउंटेबल भी और सिंगलटन भी है। ये सेट कैसा है, सिंगलटन सेट भी है। ठीक, अनदर एग्जांपल अपन लोग लेते हैं, x such that x such that e raised to power x minus 1 बराबर 0।
तो e रेज टू पावर x माइनस वन बराबर जीरो, दिस इम्प्लाइज, जब आप इसको सॉल्व करेंगे e रेज टू पावर x बराबर वन, दिस इम्प्लाइज e रेज टू पावर x बराबर e रेज टू पावर जीरो, दिस इम्प्लाइज जीरो। तो इसका मतलब इस सेट में भी एक ही एलिमेंट आएगा और ये काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल सेट है। तो सीधी सी कहने की बात है, जैसे मैं ले लूँ कि a इक्वल्स टू a e i o u, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स ले लूँ तो ये काउंट किया जा सकते हैं, ये काउंटेबल सेट मतलब फाइनाइट सेट है। तो समझ में आ गया होगा कि जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट किया जा सकते हैं वो सब फाइनाइट सेट में आएगा। नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सेट। कैसा लेंगे ना, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, कैसा लेंगे इनफाइनाइट सेट। जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किताब में भी बहुत एग्जांपल मिलेंगे, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ बढ़िया एग्जांपल है, तो आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसमें काउंट किए नहीं सकते हो, है ना। द सेट whose elements are not countable, जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल ही नहीं किए जा सकते। अच्छा था, अब पता कैसे चलेगा कि कैसे नहीं किए जा सकते, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मैं लेता हूँ n, एक सेट लेता हूँ n, और n है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है 1 2 3 4 5 अप टू, गिनते रहिएगा, एक दिन गिनिएगा, 2 दिन गिनिएगा, 3 दिन गिनिएगा, 4 दिन गिनिएगा, गिनते रहिएगा, दिन खत्म करते रहिएगा, लेकिन आप इसके लास्ट तक पहुंच जाएंगे ना, नहीं पहुंचेंगे तो ये काउंट नहीं किया जा सकता ना, ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये किसमें आ गया, हाँ इनफाइनाइट सेट, ठीक। नेक्स्ट अपन लोग ले लेते हैं जैसे इंटीजर्स का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी काउंट नहीं किए जा सकते, आप कितने भी दिन लगा दीजिए तो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। और भी ले सकता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सब अनकाउंटेबल हैं, किसी को भी काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल टर्म से पता चल रहा होगा, इक्वल मतलब बराबर, है ना। तो द टू सेट्स A and B are equal if their elements two set A and the two set A and B are equal if their elements are same, ठीक है। अगर किसी सेट के दो एलिमेंट्स, ठीक है, तो जैसे दो सेट है मेरे पास A और B, तो उनको इक्वल तब कहा जाएगा जब उनके एलिमेंट सेम हो, एक जैसे एलिमेंट हो तभी। अब जैसे मैंने कह दिया अच्छा कि A E I O U, एक मैंने सेट ले लिया और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स का सेट ले लिया, एक सेट मैंने B ले लिया और मैंने लिख दिया X सच दैट X is वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो सीधी सी बात है, ये भी तो फिर A E I O U हो गया ना, A E I O U, ये भी ऐसा हो गया, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए। जब किसी सेट के एलिमेंट्स सेम होंगे तो उस सेट को अपन लोग इक्वल सेट कहेंगे। जैसे A में मैंने -2 और 1 ले लिया और B में मैंने 1 और -2 ले लिया, तो ये इक्वल। आप ऑर्डर नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ पे आया, पोजीशन किसी, लेकिन सेम एलिमेंट होनी चाहिए। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, -2, देन इट इज इक्वल, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में एक ही जैसा एलिमेंट है देन इट इज कॉल्ड, इट इज इक्वल सेट। एंड लास्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब समस्या क्या कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में अंतर क्या, ठीक। द टू सेट्स, आप लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, A and B are said to be equivalent if cardinality of set A equals to cardinality of set B। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी सेट में
10 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 10 ही एलिमेंट होने चाहिए। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो अगर किसी सेट के कार्डिनलिटी सेम है, तो जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, एक सेट मैंने ले लिया ए और मैंने वही वापस ले लिया ए ई आई ओ यू, और मैंने एक सेट बी ले लिया और मैंने ले लिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। देन इट इज इक्विवेलेंट सेट। कैसे हैं? देन दे आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। कितना समझ में आ रहा है? क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग कि x सच दैट x प्लस 3 बराबर 0, और एक मैंने सेट ले लिया, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ना x बिलोंग्स टू z। ये 1 लिखा हुआ है, x सच दैट x प्लस 3 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू z। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा भाई? जब आप x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3, -3 इज द ओनली वैल्यू दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देन a इक्वल्स टू a में जब इसको हम लिस्टेड करेंगे तो ये आएगा केवल, और b में क्या आएगा? 1। इसकी कार्डिनलिटी कितनी? 1। इसकी कार्डिनलिटी कितनी? 1। एक एलिमेंट। देन वी विल से a and b are equivalent. Then we have described the type of set which are given in your syllabus. जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप्स हैं मैंने बता दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, चूंकि आप 11th में नए हैं, तो फिर उस तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको मिलेगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स और तमाम जो इसके कंपोनेंट है ना, कंटेंट इसके अंदर जो भी होगा ना, वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।